पंजाब की पूरी पुलिस मशीनरी खड़ी हो गई थी इस बात के लिए, और इसके दस्तावेजी सबूत है, मैंने अपनी किताब में दिए हैं कि अगर भगत सिंह को छोड़ा गया, हम सब इस्तीफा दे देंगे। आरएसएस के लोग एक चिट्ठी ही लिख देते, एक जुलूस निकाल देते भगत सिंह के पक्ष में, अगर हिम्मत थी तो। कि अगर एक नाली भी चौक हो जाए तो उसको दिल्ली की साजिश बताई जाती थी। जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, वो लोग लगातार गांधी के ऊपर हमले कर रहे थे। ऐसे लोगों को किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करना चाहिए, पैसा देना चाहिए और खुद को गोली मरवा लेनी चाहिए, ताकि वो महान बन जाए। गांधीवाद के सामने कोई खड़ा हो रहा था उस समय, अगर दो विपरीत विचारधाराएं थी, तो हिंदुत्ववादी राजनीति की विचारधारा थी और गांधी की विचारधारा थी। देखिए, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वो कट्टर नहीं रहा है, या जिसके बारे में कहा जा सके कि वो लिबरल नहीं रहा है। गांधी जी के चाहने से नमक सत्याग्रह में जिन लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा गया था, क्या उनको न्याय मिल पाया था? मजेदार बात यही है कि आप गांधी को इतना सर्वशक्तिशाली समझ लेते हैं कि अंग्रेजों से जो चाहते हैं वो उनको मिल जाता। जिस दिन भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया है, उस दिन भी बापू चिट्ठी लिख रहे थे। जो जिम्मेदारी लेता है उसको जिम्मेदार माना जाता है। कुछ लोग होते हैं किसी चीज की जिम्मेदारी ही नहीं लेते हैं, तो उनको किसी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। मैं चौथी या पांचवी में पढ़ता था जब मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री पर मैंने कविता लिखी थी, कद का छोटा कर्म महान, भारत माँ की वो संतान। तो मुझे लगता है कि हिंदी की जो छंदमुक्त कविता है, वो अपना उरूज हासिल कर चुकी है। मुझे लगता है जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो कई मेरे लेख छप चुके थे अलग-अलग जगहों पर, और ज़्यादातर राजनीतिक विषयों पर ही लेख थे। एक ज़माने में तो अखबारों में लगभग नियमित लिखा है मैंने, कॉलम्स लिखे हैं। देखिए, इतिहास में मेरी रुचि हमेशा से रही है। कश्मीर पर लिखना मतलब सिर्फ़ इतिहास पर लिखना मेरे लिए नहीं था। वो शायद मैं अपने आप को भी रीइन्वेंट कर रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतिहास लिख सकता हूँ। मुझे एकदम नहीं मालूम था कि मैं इतिहास लिख सकता हूँ। इतिहास में शौकिया पढ़ा करता था। आज भी मैं जाता हूँ, लोग कहते हैं, "अच्छा, अशोक कुमार पांडे कश्मीरनामा के लेखक।" अमेरिका का कोई बहुत बड़ा रोल अ, कश्मीर के मुतल्लिक नहीं रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद देखिए मनमोहन सिंह जी आते हैं, तो वो पैसिव थे कश्मीर को लेकर। अगर आज भी सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले लोग हैं, तो गांधीवाद क्यों नहीं है? और मुझे लगता है कि जो सावरकर हमारे सामने आते हैं, वो काला पानी और उसके बाद के ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं है। जो भी सत्ता में पहुंचने के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है, उसका कट्टर होना बिल्कुल तय है। हमारे समय में ये हुआ कि एक पूरी विचारधारा धर्म का इस्तेमाल सत्ता में पहुंचने के लिए करती है। आपको जब आपकी तलवार को एक बार खून की प्यास लग गई, तो फिर उसको वैरायटी चाहिए। सनातन तो उस जमाने में उन लोगों को कहा गया था जो महात्मा के ऊपर हमले कर रहे थे। गोलवरकर को जब बनाया गया था सरसंघ चालक, तब क्या आरएसएस में विवाद नहीं था? तब क्या आरएसएस में कई लोग ये कहने वाले नहीं थे कि वो पर्ची खुद ही लिख ली गई है? डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और बराबरी, ये 3 ऐसे मेरे जीवन मूल्य हैं जो अब तक तो मैंने नहीं छोड़े। जहां लोग ये कहें कि 400 आए तो हम संविधान बदल देंगे, या कहें कि हमारा धर्म तो संविधान से ऊपर है, हमारा इस्लाम संविधान से ऊपर है, हमारा हिंदुत्व संविधान से ऊपर है, मुझे लगता है कि वो सब ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें लड़ना पड़ेगा। गांधी, कश्मीर, सावरकर, नेहरू, तानाशाह और कविताएं, इनमें आपस में क्या संबंध हो सकते हैं? और बात वहां तक पहुंचती है जब कोई कवि किसी हत्यारे से संवाद करने लगता हो, वह भी संवाद का माध्यम कविता हो। हत्यारे से बातचीत कविता में अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, मैं केवल उसका एक हिस्सा, एक जो पहला भाग है, तो तुम्हारा घर, यह प्रश्न है। उत्तर है, घर छोड़ दिया था मैंने, मुझे घरों से नफरत थी। मैंने सबसे पहले अपना घर उजाड़ा। मुझे नफरत थी छोटे छोटे लोगों से, मुझे गरीबी से नफरत थी, गरीबों से नफरत थी, मुझे मुश्किल से जलने वाले चूल्हे की आग से नफरत थी, मुझे उन सब से नफरत थी जो मेरे लिए नहीं था, जो मेरे लिए था मुझे उससे भी नफरत थी। असल में मैंने घर नहीं छोड़ा, मैंने अपनी नफरतों का घर बनाया और जीवन भर उसमें रहा। जो घर जलाए मैंने, उनकी चीखें मेरे जीवन का संगीत है। ये कविता लंबी है, ये प्रेम पर प्रश्न करती है, डर पर प्रश्न करती है, डर नहीं लगता तुम्हें, सपने पर सवाल करती है, और अंततः लेकिन पर आकर रुक जाती है। और लेकिन का उत्तर है, जाइए, मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, लेकिन मुझे बात करनी है। यह कार्यक्रम है बातें मुलाकातें। मैं हूं जयप्रकाश पांडे, और आज साहित्य तक स्टूडियो में हमारे अतिथि हैं अशोक कुमार पांडे जी। नमस्कार।
अशोक जी का बहुत 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 स्वागत है। बहुत शुक्रिया। और अशोक जी एक इतिहासकार के रूप में, एक कवि के रूप में, एक लेखक के रूप में, एक विचारक के रूप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसे व्यवस्था में होने वाली हर अराजकता से दिक्कत है। जिसे तानाशाही से दिक्कत है, जिसे प्रभुत्व से दिक्कत है, जिसे संप्रभुता से दिक्कत है और जो व्यक्ति मतलब इसमें देखिए तो बहुत सामान्य सा जीवन जैसा होता है, खाते-पीते घर में पैदा हुआ, पिताजी प्रोफ़ेसर थे, बड़ा लड़का था तो कोई ऐसी असुविधा या कोई ऐसी वजह मैं अपने बचपन में पालन-पोषण में नहीं ढूँढ पाता हूँ जिसके चलते असंतोष पैदा हो, बेचैनी पैदा हो। हम लोग शायद बिल्कुल एक फ़िक्स तकदीर लिखा के लाए थे, पढ़ने में अच्छे थे, कहीं नौकरी करते, ज़िंदगी कट जाती आराम से और सब बिल्कुल व्यवस्था के लिए फ़िट लोग थे, कहीं से कोई गड़बड़ी थी नहीं उसमें। लेकिन अब पता नहीं शायद किताबों ने परेशान किया बहुत ज़्यादा, बहुत कम उम्र से पढ़ने की आदत थी। मुझे लगता है जब मैं 9th में था तो हिंदी के ज़्यादातर क्लासिक्स शुरू कर दिए थे, 10वीं 12वीं आते-आते हिंदी के क्लासिक्स खत्म हो गए। ग्रेजुएशन करते-करते मुझे लगता है विश्व साहित्य से जो क्लासिक्स हिंदी और अंग्रेज़ी में उपलब्ध थे, वो खत्म कर दिए। पॉलिटिकल चीज़ों को शुरू से बड़े गौर से देखता था, शामिल होने की कोशिश करता था। जब वीपी सिंह आए थे देवरिया में जिस समय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहा था, तो बोफोर्स वाला आंदोलन चल रहा था, तो वीपी सिंह का जो हाल था, जहाँ होना था जिस मैदान में, मैदान कैंसल कर दिया गया। तो हमने अपने कॉलेज में, इंटर कॉलेज में उनका कार्यक्रम कराया था। हम लोग ढकेल के ले गए थे ट्रॉली और उनका मंच बनाया गया था। तो शायद पॉलिटिकल एक ख़ास तरह की लीनिंग रही हमेशा से न्याय के पक्ष में खड़े होने की और बाकी मुझे नहीं पता, सच में मुझे नहीं पता है कि ये पागलपन कब और कैसे आया और बढ़ता चला गया, लेकिन अब है तो है। अ, आपकी पृष्ठभूमि की, आपके गाँव की, आपके परिवार की या आपके विद्यालय की, अगर मैं पूछूँ कि इनका क्या प्रभाव पड़ा था? क्योंकि आपकी जो भाषा है, आपकी पुस्तकों में मैंने अभी कविता से शुरुआत की थी। मुझे आपकी किताबों को पढ़ते हुए हमेशा ये लगता है कि अगर आप कविता के क्षेत्र में रहते तो कहीं न कहीं कविता का से हिंदी साहित्य में जो कवि कर्म है उसका नुकसान आपने कर दिया, कविता के क्षेत्र का नुकसान किया। एक बड़े कवि के रूप में आपकी व्याप्ति हो सकती थी, जिस तरह के बिंब आपकी कविताओं में हैं, जिस तरह का संवेदनात्मक प्रवाह उनके अंदर है या जो भावनाओं का है, शब्द शैली भी उस तरह की है। तो एक कवि, एक छात्र के रूप में आपने तो कहा कि मुझे वाक़ई नहीं पता है कि ये कैसे हो गया, हो नहीं, सकता है। भाषा का संस्कार घर से मिला था। ननिहाल में भी, ददिहाल में भी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा आप पूर्वांचल के हैं, आप जानते हैं कि परिवारों में पढ़ाई एक मुक्ति का साधन होता है कि पढ़ोगे तो कुछ अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी जगह जाओगे। लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा इससे आगे का मामला था, पढ़ना-लिखना घरेलू संस्कृति में एक तरह से आप कहिए शामिल था। नाना रेलवे में थे, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, 42 में जेल गए, उसके बाद रेलवे की नौकरी की उन्होंने। रेलवे में भी यूनियन के मूवमेंट में थे वो, जॉर्ज फर्नांडीज़ वगैरह के साथ समाजवादी थे वो। तो रेलवे की बड़ी लाइब्रेरी गोरखपुर में एक ज़माने में बहुत शानदार लाइब्रेरी थी, तो रेगुलर हर हफ्ते किताबें लाया करते थे और वो नाना और मैं दोनों पढ़ा करते थे। वो हम लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग थी, 2 दिन में मैं ख़त्म करता था, 3 दिन में वो ख़त्म करते थे, तो ये बचपन से रहा। मम्मी साहित्य की विद्यार्थी थीं, तो घर में ढेर सारे साहित्य की किताबें रहीं। ग्रेजुएशन उन्होंने साहित्य से किया था, एमए हिस्ट्री से किया था, तो इतिहास की और जो ये कविता कहानी की किताबें हैं, ये बचपन से रहीं। पिताजी डिग्री कॉलेज में प्रोफ़ेसर थे, तो सारे प्रोफ़ेसरों के बच्चों के बीच में या प्रोफ़ेसर्स के बीच में ही ज़्यादा मूवमेंट होता था, तो उन लोगों से भी लगातार पढ़ो, ये वाली किताब पढ़ो, वो वाली किताब पढ़ो। तो मुझे लगता है पढ़ने का एक जो माहौल था और भाषा जो एक मिली शुरू से उस पढ़ने की वजह से, उसने मेरी ज़िंदगी में अपनी अहम भूमिका निभाई और देखिए, शुरुआत ही मेरी कविता से हुई थी। मैं चौथी या 5वीं में पढ़ता था जब मेरी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। लाल बहादुर शास्त्री पर मैंने कविता लिखी थी, "कद का छोटा कर्म महान, भारत माँ की वो संतान" और भी और मेरे पिताजी ने बहुत दिनों तक कटिंग रखी थी वो। उसके बाद भी मैं लगातार कविताएँ लिखता रहा, मैं गीत लिखता था, नवगीत लिखता था। पिताजी को पता चला तो आमतौर पे ये होता है कि बाप मारते-पीटते हैं, लेकिन पिताजी ने कहा कि हिंदी के प्रोफ़ेसर को दिखाता हूँ कि इसमें कुछ है कि नहीं। तो प्रेमशीला आंटी को दिखाया उन्होंने, जो हिंदी की प्रोफ़ेसर थीं। उन्होंने कहा, "लड़का अच्छा लिख रहा है, लिखने दीजिए।" तो मुझे उन्होंने डायरी गिफ्ट की एलआईसी की कि इस पर लिखो कायदे से, कॉपियाँ खराब मत करो। तो मैं पूरे चौड़े से आराम से कविता लिख रहा हूँ कह के कविता लिखता था कि उस समय कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था। तो इस काम को घर में भी सम्मान मिला, घर में मार-पिटाई नहीं हुई। तो कविताएँ तो मैं शुरू से लिख रहा हूँ और अब तो लोग भूल गए, लेकिन जिस समय मैं कविताएँ लिख रहा था, मेरे संकलन आए थे और उन पे अच्छी खासी चर्चा हुई थी।
उस दौर में युवा कविता का कोई विषयांक मुझे लगता नहीं है मेरे बिना निकला है। विषयांकों में भी जगह हुई, लोगों ने बात भी की, थोड़ा विद्रोही लड़ाका टाइप का रहा हूँ, तो उस तरह का संस्थागत बहुत संरक्षण नहीं मिला। लेकिन कविताओं की अच्छी चर्चा हुई थी। अभी भी पुराने जो लोग हैं वो याद करते हैं कि आपने कविता लिखना क्यों छोड़ दिया। अभी राजकमल से कविता संकलन आया भी, तो ज़ाहिर तौर पे बाकी किताबों की तुलना में कम बिकेगा वो। लेकिन जिन लोगों ने पढ़ा, काफ़ी लोगों ने फ़ोन किया, काफ़ी लोगों ने सराहा कि तुमको लिखना चाहिए। लेकिन अब तबीयत उधर नहीं जाती तो नहीं जाती, फिर हो सकता है फिर कभी वक़्त आए कि। और दूसरा मुझे लगता है कि हिंदी की जो छंदमुक्त कविता है वो अपना उरूज हासिल कर चुकी है। वो भी मेरे लिए एक समस्या है कि उस विधा में मुझे बहुत मज़ा नहीं आ रहा है। तो बड़ी बात नहीं है कि हो सकता है आप 2-5 साल बाद मुझे छंद के साथ कुछ नए प्रयोग करते हुए देखें। क्योंकि छंद वाली कविता का भी मुझे लगता है उरूज खत्म हो गया है, और ये छंद मुक्त की जो कविता है उसका भी उरूज खत्म हो गया है। लेकिन ये बात को दूसरी तरफ ले जाएगा। इसलिए यहीं पे छोड़ता हूँ कि हो सकता है 2-5 साल बाद आप मुझे कुछ एक्सपेरिमेंट करते हुए देखें। अशोक पढ़ता अभी भी हूँ, अभी भी अच्छी कविताएँ ढूँढ के पढ़ता हूँ। अशोक जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने कहा कि बचपन आपका किताबों के जो संस्कार थे वो परिवार में मातृकुल और पितृकुल दोनों में जगह माहौल था। आपने कहा कि विश्व स्तरीय पुस्तकें भी आपने पढ़ी थी और भारतीय साहित्य की क्लासिक्स जैसे गोरकी क्लासिक्स। हो गए, जी, शेक्सपियर हो गए, ये सारा कुछ उस ज़माने में। कोई ऐसी किताब जिस या वो किताबें जिन्होंने आपको इस ओर प्रेरित किया कि आपको लिखना चाहिए? जैसे कविताएँ आई होंगी तो मैं समझ सकता हूँ कि भाव उस तरह के रहे होंगे, आपने व्यक्त कर दिया होगा और फिर कविता की तरफ तारीफ़, प्रशंसा हुई, पिताजी ने भी सराहा, माताजी ने भी, अध्यापिका ने भी, तो आप उस तरफ उन्मुख हो जी। गए। लेकिन आपका जो वर्तमान लेखन है जिसमें आप गांधी को आकलन करने की कोशिश करते हैं, सावरकर की स्थितियों को देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कश्मीर पर आपका जो बड़ा काम है, कश्मीर के इतिहास पर है, उन किताबों पर हम क्रमशः आएँगे। लेकिन ये लिखने की जो प्रवृत्ति आपके अंदर बनी या इस तरह से मुझे अपनी बातें रखनी चाहिए, इनका प्रभाव कुछ किताबों से पड़ा, कुछ लेखकों से पड़ा या आप हुँ। स्वतः नहीं, से? दोनों चीज़ें थी। कविता के साथ मैं लगातार गद्य भी लिख रहा था। मुझे लगता है जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो कई मेरे लेख छप चुके थे अलग-अलग जगहों पर, और ज़्यादातर राजनीतिक विषयों पर ही लेख थे। समीक्षाएँ बहुत सारी लिखी, और एक ज़माने में तो अखबारों में लगभग नियमित लिखा है मैंने, कॉलम्स लिखे हैं। कई पत्रिकाओं में आर्थिक विषयों पे, चूँकि मैंने अर्थशास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत समझ है, तो आर्थिक विषयों पे बहुत लिखा है। समयांतर एक पत्रिका आती है, आप जानते होंगे। एक समय मुझे लगता है कि साल के 12 अंकों में 8 अंक कम से कम ऐसे होते होंगे जिसमें मैं मेरे लेख छपते होंगे। तो गद्य मैंने शुरू से लिखा है, गद्य में मुझे आनंद आता रहा है। लेखक बहुत सारे हैं, किसी एक का नाम लेने की जगह बहुत सारे। जैसे गोरकी से मैं बहुत प्रभावित था। एक ज़माने में माँ जो थी वो कितनी बार मैंने पढ़ी है मैं नहीं जानता, और मुझे लगता है मेरी उम्र का, उस दौर का हर युवा गोरकी की माँ पढ़ता था। मुझे हिंदी में मैं कहूँ तो निराला को पढ़ने में मुझे अद्भुत आनंद आता था। निराला का जो नाद सौंदर्य है, मैं कमरा बंद करके उसको पूरा सस्वर पढ़ने की कोशिश करता था, और अभी भी मैं पढ़ सकता हूँ। अंधेरे में कविता, मैं कहूँगा समझते-समझते 10 साल लग गए। लेकिन उसका आनंद मुझे पहले दिन से आ रहा था। जब पहली बार वो मेरे सामने आई और मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा ये कुछ है मज़ेदार। और फिर मैं उसमें छंद की तलाश करने लगा। मैंने अर्थ की तलाश बाद में की है, जब थोड़ा मैच्योर हुआ हूँ। लेकिन छंद की तलाश मैं उसके पहले पूरी कर चुका था। मैं उसको बिल्कुल शानदार छंद के साथ पढ़ता था। गाता नहीं था, पढ़ता था। तो ऐसी पता नहीं कितनी, मतलब गिनाना शुरू करूँ आप, दिनकर की जो किताब है, जो उनकी इतिहास वाली किताब है, क्या क्या है वो? संस्कृति के 4 हाँ, अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय, या फिर मध्य एशिया का इतिहास। ये सब मैंने तब पढ़ी है जब समझ में नहीं आई थी। लेकिन पढ़ गया, पढ़ने में मज़ा आता था। इसके अलावा चॉम्स्की मुझे मिले जब मैं एमए कर रहा था। गोरखपुर में था तो जेएनयू तो था नहीं कि चॉम्स्की लाइब्रेरी में हूँ और बात हो रही है। हमारे यहाँ तो चॉम्स्की पहुँचते-पहुँचते पहुँचे। तो मिले, चाट गया मैं उसको। वो चारों खंड जो उनके थे वो चारों चाट गया मैं। कितनी समझ में आई मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि उसको दोबारा, तिबारा, चौबारा पढ़ना पड़ा। तानाशाह वाले में मैंने चॉम्स्की को बहुत कोट किया है। तो इतने लेखक मिले, सबका नाम तो याद भी आपको नहीं आ सकता है। वासुदेव शरण अग्रवाल, एक दोस्त के यहाँ दिख गए थे। किताब थी, हमने कहा ये कौन से लेखक हैं? तो बोले इतिहास पे लिखते हैं। मैंने कहा ले जाओ, बोले ले जाओ। ले गया, पढ़ा मैं रात भर में, सुबह उससे कहा खत्म कर दी मैंने। बोला किताब पढ़ते हो तुम कि उसको चाटते हो? खत्म कैसे हो जाएगी? वासुदेव शरण, महीनों महीनों का मामला होता है। दर्शन मुझे बहुत पसंद था। तो जो लड़के बच्चे मेरे साथ में पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में हम लोग साथ में हॉस्टल में रहते थे, तो दर्शन की किताबें उनसे लेके मैं पढ़ता था। समझ में नहीं आती थी पूरी, लेकिन कुछ तो रह जाता है। अगर पूरा आपके समझ में नहीं भी आता है, तो उसका एक प्रभाव रह जाता है जब दोबारा-तिबारा आप पढ़ते हैं या कुछ और पढ़ रहे होते हैं, तो उस किताब का रेफ़रेंस आपको याद आता है। तो एक और बात थी, हम लोग जब जवान हो रहे थे, तो पढ़ने के अलावा विकल्प क्या था?
टीवी थी नहीं, मोबाइल था नहीं और घर वाले सख्त हुआ करते थे तो बहुत आवारागर्दी हो नहीं सकती थी, दिन भर घर में पड़े तो आप करेंगे क्या? मुझे लगता है जो बनाया उसी ने बनाया, पढ़ने की आदत ने बनाया और वो अभी तक है। आपके गद्य की पहली किताब कौन-सी थी और उसके पीछे की पृष्ठभूमि 2 क्या किताबें थी? एक साथ आई थीं, एक शोषण के अभयारण्य, ये ग्लोबलाइज़ेशन पे किताब थी और दूसरी किताब आई थी कार्ल मार्क्स की जीवनी। एक पतली सी किताब थी, संवाद प्रकाशन करके एक प्रकाशक हुआ करता था, तो उसके यहाँ से ये किताब आई थी। ये जो किताब है क्या कहते हैं आपका इसकी इसकी कहानी बहुत मज़ेदार है, वो सुना देता हूँ शोषण के अभयारण्य की। मैं लगातार आर्थिक विषयों पे लेख लिख रहा था, समयांतर में और भी इधर-उधर लिखता रहता था। तो प्रोफ़ेसर कमल नयन काबरा हैं, उनके पास शिल्पायन प्रकाशक के जो ललित भाई हैं, हमारे मित्र हैं, अब तो मित्र हैं। वो गए तो उन्होंने कहा कि गद्य की कोई अच्छी किताब सुझाइए, केवल कविता कहानी किताबें आती। तो उन्होंने कहा अशोक लिख रहा है। अच्छा मैं ति दोनों लोगों को बहुत कायदे से नहीं जानता हूँ, सर से एक आध बार फ़ोन पे बात हुई थी। अशोक बहुत अच्छा लिख रहा है, उससे किताब ले लो। आर्थिक विषयों पे तुमको एक अच्छी ग्लोबलाइज़ेशन पे किताब दे देगा। आई गई हो गई बात। फिर ये समयांतर के संपादक पंकज बिष्ट से कहीं मिले, उनसे भी यही बात कही, उन्होंने भी मेरा नाम लिया। तो उनसे नंबर लेके उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि प्रभु आप हैं कौन? मैं थोड़ा-सा बुरा भी लगा, मैंने कहा मैं लेखक हूँ और कौन हूँ मैं? तो बोले नहीं, नहीं मैं आपकी किताब मुझे छापनी है ऐसे-वैसे, तो फिर मुझे लगा ये तो लेख अलग-अलग थे, इनसे किताब कैसे बनेगी? तो 6 महीने समय लेके मैंने उसको किताब बनाई और फिर छपी और उस ज़माने में बहुत पसंद की गई, तो पहली किताब तो वैसे छपी थी। मार्स वाली जीवनी भी ऐसे ही घटित हुई। एक बुक मार्स जो पब्लिकेशन है लंदन का, उसने एक बहुत पतली-सी जीवनी निकाली थी, तो बात शुरू हुई थी कि इसका अनुवाद किया जाएगा, कुछ अनुवाद किया भी मैंने। फिर ये हुआ कि इसको थोड़ा जोड़ा जाए, जोड़-घटा के नई जीवनी बनाया जाए, तो ज़्यादा कुछ जोड़ा-घटाया नहीं, मूलतः वो अनुवाद से ही थोड़ा-थोड़ा विस्तार था, लेकिन मूल किताब के रूप में वो छपा। तो वो एक किताब आई और उसके बाद तो फिर बहुत सारी किताबें आई हैं। कश्मीर पर आपकी किताबें बहुत 2 चर्चित भी किताबें, जी, रही हैं जी, और बहुत उनकी चर्चा भी हुई है। जी। एक कश्मीरनामा इतिहास और समकाल, समकाल, जी, ये इस पुस्तक का 9वां संस्करण अभी हमारे हाथ में है और जी, प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल का कहना है कि हिंदी में कश्मीर समस्या पर लिखी पहली मुकम्मल किताब है। जी। इसके अलावा कश्मीर और कश्मीरी कश्मीरी पंडित, पंडित, जी। ये भी बसने और बड़ी, बिखरने के डेढ़ जी, हज़ार साल, जी। ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कश्मीरी पंडितों के उसका भी इतिहास, अभी 8वां संस्करण उसका भी 8वां आया है। संस्करण जी, आ रहा है। जी। ये कश्मीर से आपका लगाव कैसे हुआ और आप कश्मीर के इतिहास, समाज और सियासत के आईने में जैसा आपने कश्मीर समस्या की पड़ताल की है, जी। वर्तमान में उसे कैसे देखते हैं? पहले तो लगाव और फिर उसके बाद। लगाव की कहानी बहुत मज़ेदार है। देखिए, आप लेखक हो जाते हैं, आप 4 किताबें पढ़ लेते हैं, तो खुद को बुद्धिजीवी समझने लगते हैं और आपको लगता है कि दुनिया की सारी जितनी समस्याएँ हैं, सबकी जानकारी भी आपके पास है और सबका हल भी आपके पास है। तो कश्मीर को लेके इसी गुमान में मैं भी था। सभी रहते हैं, मैं कोई अनोखा नहीं था और हिंदी पट्टी के लोगों के साथ तो दिक्कत भी ये है कि उनको लगता है कि उनको सब पता है। नेचुरली हूँ तो हिंदी पट्टी का ही मैं भी। मैं कश्मीर गया 2014 में। मेरी जो सास थी उनकी डेथ हो गई थी कैंसर से और उसके बाद पत्नी काफ़ी ट्रॉमा में थी, बिटिया भी ट्रॉमा में थी। तो सरकारी नौकरी में मैं था तो हम लोगों को मिल जाता था, एलटीसी मिल जाता था कश्मीर के लिए, तो वो एलटीसी लेके मैं पहली बार कश्मीर गया और घूमने गया था। कुछ ऐसा सोच के नहीं गया था कि कुछ वहाँ पे किताब लिखनी है या कुछ भी करनी है। और वहाँ पर एक आर्मी ऑफ़िसर हमारा उस ज़माने में दोस्त हुआ करते थे, तो उन्होंने हमारे रुकने की व्यवस्था कराई थी। तो उसका फ़ायदा ये था कि हम बिल्कुल सुरक्षित थे और नुकसान ये था कि बहुत मतलब आप सेक्लूडेड हो जाते हैं। लेकिन जो ड्राइवर हमारा था वो थोड़ा-सा लोकल था वो, तो उसने काफ़ी घुमाया-वुमाया और कश्मीर यूनिवर्सिटी सामने पड़ी तो मैंने कहा यार यूनिवर्सिटी में ले चलो। मैं वहाँ गया तो ऐसे ही घूमते-टहलते हिस्ट्री डिपार्टमेंट पहुँच गया, वहाँ कुछ प्रोफ़ेसर्स मिले, उनसे बात की मैंने कि सर मैं कश्मीर को जानना चाहता हूँ क्योंकि 2-3 दिन में मुझे एहसास हो गया था कि बॉस कश्मीर को तुम कुछ नहीं जानते हो और ये बेकार की बात है, तुमको कश्मीर के बारे में कुछ नहीं पता है। तो 3-4 किताबें उन लोगों ने सुझाई। फिर मैं एयरपोर्ट जब आया लौटते हुए तो वहाँ पर जो है एक किताबों की दुकान हुआ करती थी, वहाँ से मैंने कुछ किताबें खरीदी और 7-8 किताबें थी उस समय और कुछ किताबें मँगा ली थी, तो मुझे लगा कि इतनी किताबें पढ़ के मैं 100 पेज की, 150 पेज की कश्मीर पर एक ट्रैक्ट लिख दूँ, जिसको अंग्रेज़ी में ट्रैक्ट कहते हैं, पतली-सी परिचय पुस्तिका जैसी। लेकिन जब लिखना शुरू किया मैंने तो कश्मीर में एक अजीब-सा आकर्षण है। अच्छा इतना मल्टी लेयर्ड इतिहास है कि आप पढ़ते जाते हैं, खत्म ही नहीं होता है। मुझे लगता है कि भारत के किसी और क्षेत्र पर, किसी और इलाके पर इतना नहीं लिखा गया है, जितना कश्मीर पे लिखा गया है। और भारतीय उपमहाद्वीप में किसी इलाके का इतिहास उस तरह से उपलब्ध नहीं है, बिल्कुल क्रमवार तरीके से, जैसा कश्मीर का उपलब्ध है। तो मटेरियल मिलता गया, ढूँढता गया, जब पहला चैप्टर लिखा तो 10,000 वर्ड्स का हो गया। तो मैंने तो कभी रिसर्च किया नहीं था, पुरुषोत्तम जी से मैंने भेजा, मैंने कहा कि सर मेरे समझ में नहीं आ रहा है क्या बनेगा?
तो उन्होंने कहा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, लिखते जाओ। तो 3 चैप्टर मैंने उनको भेजा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मुझे भेजने की भी ज़रूरत नहीं है, तुमने लय पकड़ ली है, अब लिखते जाओ। लिखता गया, 600 पेज की किताब बन गई। मेरे खुद समझ में नहीं आया कि छापेगा कौन और क्या होगा। आप सोचिए कि जब ये छपने जा रही थी प्रेस में, तो जो हमारी प्रकाशक मीरा जी हैं, उन्होंने कहा कि अशोक जी ये बताइए इसका खरीदार कौन होगा? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता है, किताब आने दीजिए, खरीदार कौन होगा मुझे नहीं पता है। और जब किताब आई तो फिर वो अपने आप में एक स्टोरी है। अब जब ये किताब पूरी हो गई तो लोगों ने कहा कि कश्मीरी पंडित पर तो आपने बहुत कम लिखा, क्योंकि नॉर्थ का पूरा जो कश्मीर में इंटरेस्ट है वो कश्मीरी पंडित तक रह जाता है। तो मैंने कहा भाई इतना लंबा इतिहास लिखा है, मिथ की ये पैदाइश से लेके 2017 तक का इतिहास लिखा है, तो उसमें कश्मीरी पंडित की घटना एक छोटी-सी घटना है, अगर उतने बड़े को देखोगे। समकालीन इतिहास में बहुत बड़ी घटना है। फिर मुझे लगा कि नहीं, इसका जवाब ठीक से दिया जाए, तो कश्मीरी पंडितों को केंद्र में रख के मैंने कश्मीर और कश्मीरी पंडित लिखी। अब इसको आप बड़ा बोल कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन किसी भी भाषा में वो इकलौती किताब है जो कश्मीरी पंडितों को केंद्र में रखकर कश्मीर के पूरे इतिहास की एनालिसिस करती है और उन कश्मीरी पंडितों से संवाद करती है जिन्होंने घाटी नहीं छोड़ी। जो छोड़ के जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, उनकी खुद की किताबें और उन पर किताबें तो पता नहीं कितनी हैं। लेकिन जो आज भी कश्मीर में कश्मीरी पंडित अलग-अलग गाँवों में रह रहे हैं, मैं बीसीओ गाँव में गया और कहीं 1 परिवार, कहीं 2 परिवार, उनमें मिला, इंटरव्यू किया। इस पर केंद्रित दुनिया की किसी भाषा में इकलौती किताब है वो। आप क्या मानते हैं, आपने चूँकि इतना गहन अध्ययन किया, शोध किया कश्मीर पर, वर्तमान जो कश्मीर की स्थिति है और कश्मीरी पंडितों का जो स्वप्न है कि हम वापस चले जाएँगे, या जो बार-बार यह तथ्य आता है कि कश्मीर एक समय में शैव परंपरा की और जो भारतीय परंपरा की, आध्यात्म की सबसे पावन भूमि रही है और बहुत बड़े ऋषि महर्षि आए हैं, और वह धीरे-धीरे आक्रांताओं के चलते जो है वह एक तरह से दूसरे लोगों के कब्ज़े में चली गई। वर्तमान में जो तथ्य है वो हमारे सामने है। धारा 370 पर भी अ, सारी स्थितियाँ हमारे दर्शकों को भी पता हैं। आपको क्या लगता है कि देखिए अगर जयप्रकाश जी, इतिहास की बहुत बड़ी खूबी ये है कि सबको अपने-अपने मरहले मिल जाते हैं जहाँ पर खड़े होकर कह सकते हैं कि हमारा है। अब देखिए बिल्कुल ठीक बात है कि शैव दर्शन वहाँ पर विकसित हुआ, लेकिन जो वहाँ पर शैव दर्शन विकसित हुआ वो पूरे भारत के दूसरे शैव दर्शनों से अलग था, उसको कश्मीर शैव कहते हैं, स्पेसिफिक है वहाँ के लिए। शैव दर्शन के पहले भी तो कुछ था, उसके पहले ज़ीरो तो नहीं था, उसके पहले बौद्ध दर्शन था और ज़बरदस्त बौद्ध दर्शन रहा है। वहाँ पर बौद्ध दर्शन का एक नया आयाम लिखा गया है। वहाँ पे बाकायदा 5वीं तीसरी महासंगति हुई थी। तो बौद्ध धर्म का वहाँ पर राज्य धर्म रहा है, बौद्ध धर्म एक ज़माने में। तो एक धर्म को हटाकर तो आप भी आए थे। अब आप बौद्ध और हिंदू धर्म को एक ही कह लें तो फिर तो मध्यकाल के सारे संघर्षों को ही आप ठुकरा देंगे। तो इतिहास इतना लंबा है और इतिहास में इतने सारे मोड़ हैं कि हम जब इस तरह से देखने लगेंगे कि कभी शैव थे, फिर मुसलमान हो गए, तो बहुत मुश्किल होगी। आप इतिहास को ढंग से देख नहीं पाएँगे। आप अपने आप को एक फ्रेम में जकड़ देंगे और उसी फ्रेम से फिर सारी चीज़ों को देखेंगे। तो कश्मीर के इतिहास की अपनी एक गतिकी है। वहाँ बौद्ध धर्म जाता है तो अलग बन जाता है बिल्कुल, एक नया बौद्ध दर्शन वहाँ पर डेवलप होता है। जब वहाँ शैव धर्म जाता है तो कश्मीरी शैव एक अलग दर्शन डेवलप होता है और जब वहाँ इस्लाम जाता है तो उसका भी अलग दर्शन डेवलप होता है। वहाँ का जो सूफ़ीज़्म है, वो सूफ़ीज़्म नहीं है जो ईरान से आया था, जो बाकी जगहों से आया था। वहीं वहीं पर ऋषि परंपरा वहीं पर विकसित होती है और टिपिकल कश्मीरी परंपरा है वो। फिर हुआ कि हिंदुओं ने हिंदू क्लेम करना शुरू किया, बाहर के मुसलमानों ने मुस्लिम क्लेम करना शुरू किया और पॉलिटिकली तो जो कुछ है वो है ही। कश्मीर के ऊपर सबका शासन रहा है, मुगलों का शासन रहा, उसके बाद वहाँ पर आप देखते हैं अफ़गानों का शासन रहा, फिर डोगराज़ आ गए, तो उतनी लंबी बात तो की भी नहीं जा सकती। अभी की जो स्थिति है, मैं आपसे एक लाइन में कहूँगा कि इसको तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में कह सकते हैं। नियंत्रण कब तक रहेगा, कोई नहीं कह सकता। उसका कोई समाधान है? कश्मीर का कोई भी समाधान कश्मीरियों को साथ लिए बिना नहीं हो सकता। और कश्मीरी जब मैं कह रहा हूँ तो कोई केवल हुर्रियत नहीं कह रहा, केवल एनसी नहीं कह रहा, केवल मुफ्ती नहीं कह रहा। मैं जब कश्मीरी कह रहा हूँ तो कश्मीरी जनता कह रहा हूँ। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। हुर्रियत के एक लीडर हैं जिनसे मैं मिला था। लगभग सभी से मुलाकात हुई है लेकिन उनसे मिलने गया था घर पे मैं। उनको गोली लगी हुई थी जिसके चलते चलने-फिरने से वो लाचार थे। तो उनसे बात करते-करते मैंने ज़िक्र किया है इसमें, उनसे बात करते-करते मैंने पूछा कि कश्मीर समस्या का हल क्या है? आपके लिए कश्मीर समस्या के हल का क्या मतलब है? तो बोले कोई ऐसा हल जिसमें हिंदुस्तानियों को लगे कि हमारी भी इज़्ज़त रह गई, कश्मीरियों को लगे हमारी भी इज़्ज़त रह गई। तो हल है, कश्मीरियों को साथ लेने का मामला है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि कश्मीरियों को साथ लेकर कोई हल तलाशने की कोशिश कभी नहीं हुई।
किसी ने नहीं की। मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूँ, किसी ने नहीं की। कुछ लीडर्स से, कुछ लोगों से एक जो लेन-देन और बाकी अरेंजमेंट, लेन-देन कोई पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। किसी तरह के एडजस्टमेंट और बाकी सबका मामला चलता रहा और वो एक दिक्कत है। अब आप जब ऐसा माहौल होगा कि कश्मीरी शाल विक्रेताओं को पीटा जाएगा, कश्मीरी छात्रों को पीटा जाएगा, तो आप सोच के देखिए, मान लीजिए पूरब के लोगों को यहाँ पीटा जाना शुरू हो जाए, हमें कोई ना भी पीटे, हमारे घर तक कोई ना भी पहुँच पाए, तो हम अब शाम को अपनी शक्ल देखेंगे, अपने घरवालों से भोजपुरी में बात करेंगे और हमको लगेगा यार हमारे बंदे को मार दिया। कितने दिन तक हम उस मोहब्बत को ज़िंदा रख पाएँगे अगर लगातार ये होगा? और यहाँ तो आप 50 साल से ये काम कर रहे हो, कभी कश्मीरी बुक सेलर को पीट देते हो, कभी मेवा लेके बेचने आते हैं, मावा लेके बेचने आते हैं, उनको पीट देते हो, काजू किशमिश लेके आते हैं, कभी शाल वालों को पीट देते हो, कभी स्टूडेंट्स को पीट देते हो। तो आपकी तरफ से मोहब्बत का हाथ बढ़ाया ही कहाँ गया है कि उधर से आ गया है? इसकी वजह क्या पाते हैं आप? ये इस तरह का विभेद अपने ही देश में अब तो सारे विभेद सामने आ गए हैं। देहरादून में एक त्रिपुरा के लड़के को पीट-पीट के मार डाला क्योंकि उसका शक्ल अलग था, वो तो हिंदू था। और कश्मीरियों के साथ तो आप मुसलमान पाकिस्तान जोड़ देते हो तुरंत। तो जो हमारे यहाँ एक हिंसा पनपी है, उसमें जो भी हमसे अलग है, वो शत्रु की तरह सामने आ रहा है। और कश्मीरी तो उसके डायरेक्ट टारगेट हैं, लेकिन मेरी चिंता ये है कि अगर यही माहौल बना रहा, तो ये देश के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। क्योंकि देखिए, देश तभी एक होते हैं जब सारी जनता जो है खुश रहती है, संतुष्ट रहती है, देश को क्लेम करती है। हमारे बचपन में, हमारी कॉलेज लाइफ में एक नारा होता है, विविधता में एकता। तो जब हमसे जो अलग है, उसको भी भारतीय मान के हम सम्मान देते हैं, तब तो देश एक होता है। जब हम ये तय कर लेंगे कि हम जो खाते हैं, हम जो पहनते हैं, हम जो बोलते हैं, वो तो भारतीय है। लेकिन जिसकी शक्ल-ओ-सूरत हमसे अलग है, जिसकी ज़बान हमसे अलग है, जिसकी चाल-ढाल हमसे अलग है, जिसकी संस्कृति हमसे अलग है। अब आप देखिए, नॉन-वेज को लेकर एक पूरा टैबू बना हुआ है कि ब्राह्मण नॉन-वेज नहीं खाते। हालाँकि हाँ, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पूरब के ब्राह्मणों का एक बड़ा हिस्सा खाता है, बंगाल के सारे ब्राह्मण खाते हैं, महाराष्ट्र के ब्राह्मण, ये मतलब कोई ऐसा ब्राह्मण केंद्रित नहीं है। लेकिन कश्मीर के ब्राह्मण का तो वही भोजन है। तो अब मान लीजिए कि कश्मीर के ब्राह्मण का भी वही भोजन है, मुस्लिम का भी वही भोजन है। अब आप भोजन के आधार पर विभेद करने लगे, बोली-बानी के आधार पर विभेद करने लगे, तो वो अपना कैसे महसूस करेगा? 70 साल हो गए। अब हमको भी तो एडजस्टमेंट के लिए 2-4 कदम आगे बढ़ाने चाहिए। कब तक सिर्फ उम्मीद करते रहेंगे? लाल चौक पे झंडा फहरा देने से देश नहीं हो जाता है। वो जो दिल के अंदर झंडा फहरता है ना, हम कभी बाहर विदेश जाते हैं और तिरंगा दिख जाए, क्या अंदर से ऐसा लगता है यार क्या चीज़ मिल गई। आपकी नज़र टिक जाती, कुछ भी भारतीय मिल जाए। भारतीय खाने की दुकान मिल जाए, आप भले खाने के मूड में नहीं है, लेकिन आप 5 मिनट रुक के देखते हैं, अरे इंग्लैंड में समोसा मिल रहा है और आप खुश हो जाते हैं। क्योंकि आप उससे अपना लगाव फ़ील करते हैं। कोई हिंदी बोलने वाला मिल जाए, क्या मज़ा आता है। ये लगाव जब तक नहीं होगा, तब तक आप देश से कैसे जुड़ेंगे? ये इतिहास लेखन की ओर जो आपकी प्रवृत्ति हुई, उसकी वजह क्या थी? पता नहीं, मैं नहीं जानता। आपसे बताया कश्मीरनामा लिखने का। देखिए, इतिहास में मेरी रुचि हमेशा से रही है। ऐसा नहीं है कि इतिहास में मेरी रुचि नहीं थी। बचपन में माँ ने चूँकि इतिहास में पीजी किया है, ग्रेजुएशन में उनका साहित्य भी था। तो इतिहास की किताबें तो मैं शुरू से पढ़ता रहा हूँ। कॉलेज के टाइम में भी इतिहास की किताबें मैं ज़बरदस्त पढ़ा करता था। तो इतिहास में रुचि तो थी। हाँ, लेकिन कश्मीर पर लिखना मतलब सिर्फ़ इतिहास पर लिखना मेरे लिए नहीं था। वो शायद मैं अपने आप को भी रीइन्वेंट कर रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतिहास लिख सकता हूँ। मुझे एकदम नहीं मालूम था कि मैं इतिहास लिख सकता हूँ। इतिहास मैं शौकिया पढ़ा करता था और मुझे डर था। कश्मीरनामा लिखते हुए मैं लगातार डरा हुआ था कि इसको कैसे लिया जाएगा? इतिहास के जो नियम हैं, उनको मैंने पूरा किया है कि नहीं किया? इसलिए किताब पूरी करने के बाद मैंने प्रोफ़ेसर लाल बहादुर वर्मा, अब तो वो जीवित नहीं हैं, उनको भेजी, जो मेरे गुरु हैं। गुरु मतलब मुझे पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं गुरुओं की तरह उनको देखता हूँ। तो मैंने भेजी और मैंने कहा, "सर, बस मुझे इतना बता दीजिए कि इतिहास की किताब है कि नहीं है?" तो उन्होंने कहा कि तुमने तो इतिहास के फलाँ, फलाँ, फलाँ नियम फ़ॉलो किए हैं। मैंने कहा इनमें से किसी को मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैंने वो सब तो इतिहास की थ्योरी तो नहीं पढ़ी है, इतिहास पढ़ा है मैंने। तो बोले जानने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम लिख सकते हो इतिहास और आगे भी लिखो। हाँ, इसके अलावा भी प्रोफ़ेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने शुरू के 3 पढ़ के मुझसे कहा कि अच्छा लिख रहे हो, बिल्कुल सही तरीका है। तो रेफ़रेंस लगाने से लेके कौन-सा रेफ़रेंस यूज़ करना है, कौन-सा नहीं करना है, ये सब सीखने मतलब इस सब के लिए मैंने मेहनत की है, मैं ये कह सकता हूँ, लेकिन मुझे मज़ा आया। ये 600 पेज की किताब लिखा, इसमें 3 बार मैं हॉस्पिटलाइज़ हुआ, क्या-क्या हुआ वो सब किस्से तो कई बार बता चुका हूँ मैं। लेकिन मुझे आनंद आया। एक चैप्टर मैं पूरा करता था तो मुझे रात को 3 बजे लगता था किसको फ़ोन लगाऊँ और किससे आधे घंटे इस पे बतियाऊँ। मेरे दोस्त आपको बताएँगे कि मैं लगभग पागलों जैसा था। दोस्त मिलते थे, मैं कश्मीर की कहानियाँ सुनाना शुरू कर देता था। तो इस किताब को तो मैंने जिया है और फिर मज़ा आने लगा तो लिखने लगा। अ,
और सबसे बड़ी बात जयप्रकाश जी, इस छपने के बाद पाठकों की जो प्रतिक्रिया थी, आह्लादकारी थी बिल्कुल। मतलब आज भी इसको छपे 10 साल होने जा रहे हैं लगभग, आज भी मैं जाता हूँ, वो लोग कहते हैं, "अच्छा अशोक कुमार पांडे कश्मीरनामा के लेखक।" और सुन के अंदर से लगता है चलो जीवन में कुछ किया ऐसा कि जिससे पहचान बनी। ये कश्मीर समस्या के बारे में बार-बार एक बात होती है कि पाकिस्तान, कुछ लोग कहते हैं कि इस्लामीकरण, कुछ लोग मानते हैं कि जो भारत में उग्रवाद है, जो कट्टरपंथ है हिंदू धर्म का, उसका रिफ्लेक्शन कहीं न कहीं कश्मीर या दूसरी जगहों पर हो रहा है। जैसा अभी आपने अपने उद्धरण में कहा कि पूरब के लोगों को अगर यहाँ पे मारा-पीटा जाए तो हमारे मन में कहीं न कहीं ये भाव होगा। चूँकि आप लगातार अपने काम के सिलसिले में इन पर आपने शोध किया था, अगर मैं ये पूछूँ कि इन तीनों स्थितियों में कश्मीर का इस्लामीकरण या वहाँ जो इस्लामी आतंकवादी हैं या जो वहाँ के स्थानीय कश्मीरी आतंकवादी हैं जो एक स्वतंत्र राष्ट्र की परिकल्पना कर रहे हैं, या पाकिस्तान और दूसरी महाशक्तियों की अपनी भूमिका हो, जिसमें चीन भी हो सकता है, अमेरिका भी हो सकता है, या जो भारत में जो हिंदू धर्म के अंदर जो उग्रता आई है, उसकी वजह है। आप क्या पाते हैं कि वाक़ई कश्मीर नामा जब आप लिख रहे थे और कश्मीरी पंडितों दोनों पर आपने लिखा था, आप क्या वजह पाते हैं कि क्या हो सब सकता है थोड़ा-थोड़ा, मतलब कोई एक वजह नहीं है, कुछ वजह उसके इतिहास में है, कुछ वजह उसकी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक संरचना में है। अमेरिका का कोई बहुत बड़ा रोल अ, कश्मीर के मुतल्लिक नहीं रहा है। 1970s तक के जो पेपर्स हैं उनके जो पेपर्स होते हैं, वो सब बाहर आ चुके हैं। वो सब हाँ, क्लासिफ़ाइड? डिक्लासिफ़ाई उन्होंने किया हुँ, हुआ है और मैंने काफ़ी उसको देखा है। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि अमेरिका का कोई बहुत बड़ा रोल है। एक ज़माने में शेख अब्दुल्ला को लेके भी बहुत बातें होती थी कि अमेरिका ये कर रहा है, लेकिन कुछ निकला नहीं जब बाहर आया तो। तो ये सारी चीज़ें हैं। निश्चित तौर पे ये भी हुआ है कि वहाँ जो सूफ़ी इस्लाम था, जो थोड़ा सहकार पर आधारित था, जिसमें थोड़ी कट्टरता नहीं थी, उसकी जगह पे ख़ास तरह का सऊदी प्रायोजित वहाबी इस्लाम भी आया है। आप देखिए कि जो पूरी तरह से सूफ़ी इस्लाम पर केंद्रित था श्रीनगर, वहाँ पर सूफ़ियों की दरगाहें भी तोड़ी गईं, सूफ़ियों को भी जो है कहा गया, आप सोचिए कि आग लगा दी गई थी। ऋषि हाँ जी। परंपरा के जो नायक हैं, उनकी चरार शरीफ में नुंद ऋषि जिनको हुँ, कहा जाता है, शेखुल आलम जिनको वहाँ कहा जाता है, उनकी मज़ार में आग, उनके खानकाह में आग लगा दी गई थी। तो बहुत कुछ वहाँ पे हुआ है। पाकिस्तान का रोल नहीं है, ये तो कोई बेवकूफ़ी कहेगा। पाकिस्तान की तो स्टेटेड पॉलिसी रही है। पाकिस्तान का रोल उसमें रहा है, आतंकवादी भेजने से लेकर और यहाँ पर सारा कुछ तोड़-फोड़ मचाने में पाकिस्तान का भी रोल रहा है। लेकिन किसी एक को अकेला काज मानने की अपनी समस्याएँ हैं, कोई एक अकेला कारण नहीं है। आप देखिए भारत के साथ कश्मीर का विलय होता है। 1948 में बड़े फैनफेयर के साथ शेख अब्दुल्ला को आप गद्दी पर बिठाते हैं, 53 में जेल में डाल देते हैं। आरोप लगता है कि साजिश कर रहे थे अमेरिका के साथ मिलकर कश्मीर को आज़ाद कराने की। फिर छोड़ते हैं, पता चलता है कोई ऐसी साजिश नहीं थी, ऐसा कोई सबूत उनके पास नहीं है, फिर उठा के अंदर डाल देते हैं। 10-15 साल आप अंदर रखते हैं, फिर बाहर निकाल के उनको मुख्यमंत्री बना देते हैं तुरंत। चुना हुआ जो मुख्यमंत्री था उसको हटाकर आप मुख्यमंत्री बना देते हैं। इलेक्शंस जो होते हैं उनमें धाँधलियाँ होती हैं, ज़बरदस्त धाँधलियाँ होती हैं और वो कोई बेईमानी के लिहाज से धाँधलियाँ नहीं थी। वो अपने मनपसंद के पास कश्मीर का शासन रहे ताकि पाकिस्तान कुछ ना कर पाए, ताकि उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर हमारा नियंत्रण रहे। आपने वजह ये बताई, हमने वो वजह मान ली। उसका नुकसान क्या हुआ? कि वहाँ कई सारे अनपॉपुलर लोग सत्ता में गए और कई सारे पॉपुलर लोग सत्ता में नहीं गए। और देखिए क्या होता है, डेमोक्रेसी एक करेक्टिव प्रोसेस होता है। जनता को ये भरोसा होता है कि बदमाशी करेगा ना, अगली बार वोट नहीं देंगे, निकाल देंगे। तो जनता भले पावरफुल नहीं हो, लेकिन एक खास तरह का पावर महसूस करती है। चुनाव आता है तो सीना तन जाता है, अब की बताते हैं तुमको। अगर जनता से आप ये अधिकार ही छीन लेंगे कि वो किसी को भी वोट दे जीतेगा तो वही जिसको हम चाहते हैं, तो जनता में असंतोष तो पूरा होगा। नुकसान ये हुआ कि अगर एक नाली भी चौक हो जाए तो उसको दिल्ली की साजिश बताई जाती थी। तो जो गुस्सा स्थानीय स्तर पर स्थानीय नेताओं से निकल सकता था, वो दिल्ली तक आ गया। उसके बाद 86 के इलेक्शन में जो हुआ वो तो जनता जानती ही है। और आतंकवाद जब शुरू हुआ, वीपी सिंह साहब थे उस समय, उसके पहले राजीव गांधी थे, खासतौर पे वीपी सिंह के समय इतने खराब तरीके से उसको डील किया गया। जब ये मुफ्ती साहब की बिटिया रूबिया को जब अपहरण किया गया था, आप किसी कश्मीर के पुराने आदमी से पूछिए, वो एक ऐसे ही दांव था
डॉन ने लिखा था कि इन्होंने एक दांव खेला था और भारत सरकार ने उनको सफल कर दिया। बड़े आराम से उनको रिहा करना पड़ता, क्योंकि जनता का प्रेशर पड़ रहा था एक अनब्याही महिला को आप इस्लाम की बात करते हो और अनब्याही महिला को आप कैसे मर्दों के बीच में जो है रख सकते हो इस तरह से अपहरण करके। लेकिन मुफ्ती साहब से लेके और वीपी सिंह वहां पे उस जमाने में फारूक साहब से जब मैं मिला तो बहुत बात नहीं हुई इस पर, वो टाल गए। लेकिन हकीकत यही है कि फारूक साहब एकदम इस पक्ष में नहीं थे कि आतंकवादियों को छोड़ा जाए। फारूक साहब का कहना था कि वो आराम से रिहा करेंगे, हम प्रेशर बना के रिहा करवा लेंगे। लेकिन मुफ्ती साहब थे, मुफ्ती साहब के एक कश्मीरी पंडित दोस्त थे जो इलाहाबाद हाई कोर्ट में थे, वो आ गए। जाने क्या क्या हुआ, बहुत बहुत सब लिखा ही है मैंने। और जबरदस्ती आपने आतंकवादी छोड़ा, जो कल के लौंडे थे उनको हीरो बना दिया। तो आतंकवाद को हम बहुत अच्छे तरीके से डील नहीं कर पाए। और उसके बाद आप इतना ज्यादा कड़े होते चले गए कि बातचीत के सारे रास्ते ही, दरवाजे ही बंद करते चले गए। तो 1000 गलतियां हैं, कोई ये गलतियां नहीं है। और ये शुरू होती हैं 1947 के पहले से। हरि सिंह आपसे मिलना ही नहीं चाहते थे। हरि सिंह आजाद देश बनाना चाहते थे, तो टालते रहे तब तक जब तक पाकिस्तान के हमलावर एकदम उनके सर पे नहीं चढ़ाए। नतीजा क्या हुआ कि एक हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया हो। अगर शुरू में ही उन्होंने विलय कर लिया होता तो हमारी आर्मी जाके वो सारा कुछ अपने कब्जे में रख सकती थी। लेकिन उनको आजाद मुल्क बनाना था, वो डोगरिस्तान बना रहे थे। तो बहुत सारी चीजें हैं, कोई कोई एक आदमी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पूरा एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। केंद्र की नीतियों में कोई बदलाव कश्मीर को लेकर रहा है, या दिल्ली में जो लोग लगातार होता रहा है। मुझे नहीं लगता कि नेहरू जी के बाद कोई भी ऐसा था जो कश्मीर को समझता था। तो बहुत एडहॉक के तौर पर कश्मीर की नीतियां बनाई गई, बहुत एडहॉकिज्म से बनाई गई कश्मीर की नीतियां। नेहरू जी के बाद अगर कश्मीर पर सबसे अच्छा किसी ने काम किया है तो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। मेरी उनकी राजनीति से कोई दिक्कत हो सकती है, लेकिन कश्मीर को लेकर उनकी जो समझ थी वो बहुत अच्छी समझ थी। लगातार लोगों से बात करना, संवाद करना, प्रेम का रास्ता बनाना, दोस्ती का रास्ता बनाना। और आप आश्चर्य करेंगे कि पूरे देश में जो था, अल्पसंख्यक मोदी के आने पर खुश नहीं थे किसी भी तौर पे, लेकिन कश्मीरी खुश थे जब मोदी आए, क्योंकि उनको लगता था अटल बिहारी की पार्टी का बंदा आ गया। और अटल बिहारी ने तो आप देखिए सारे हुर्रियत के लोगों के साथ फोटो हैं, मिले। वो तो पाकिस्तान से भी बात करने को तैयार थे अगर उस समय आरएसएस ने फच्चर नहीं फंसाया होता। और यही एक सोल्यूशन है जिस सोल्यूशन तक वो पहुंचे थे कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, उस लाइन ऑफ कंट्रोल को आप परमानेंट बॉर्डर मान लीजिए। आपके पास जो कश्मीर है वो आप संभालिए, हमारे पास जो कश्मीर है हम संभालते हैं, हस्तक्षेप करना बंद कर दें। वहां तक पहुंच गए थे वाजपेयी जी, लेकिन आरएसएस ने वो नहीं होने दिया। अगर होने दिया होता तो शायद आज काफी हद तक कश्मीर का मसला सुलझ गया होता। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद देखिए मनमोहन सिंह जी आते हैं, तो वो पैसिव थे कश्मीर को लेकर। काम तो बहुत कुछ किया, कश्मीरी पंडितों को रिलोकेट करने से लेकर बहुत कुछ किया उन्होंने, लेकिन एक्टिव कोई पॉलिसी उनके पास भी नहीं थी। और उसके बाद से तो जिस तरह का हमारे यहाँ हिंदुत्व का उभार हुआ है, उसके ये वीडियोस हर जगह देखे जाते हैं, रिएक्शन जो होते हैं। ठीक है, आपने 370 हटा दिया, दिखता है सब कंट्रोल पे है, लेकिन आप जब जाओ, जो दोस्तियां हैं उनमें बात करो तो समझ में आता है गुस्सा पनप रहा है। वो कब कैसे फूटेगा कोई नहीं जानता। उसने गांधी को क्यों मारा? ये पुस्तक महात्मा गांधी की हत्या की साजिश और उससे संबंधित स्रोतों की पड़ताल करती जी। है। ये कश्मीर के इतिहास से आप सीधे महात्मा तक कैसे पहुंच गए? हाँ, कुछ तबीयत अपनी ऐसी है कि एक जगह टिक के कभी रह नहीं पाते हैं। और गांधी हत्या की भी इसकी भी एक कहानी है, मतलब थोड़ा इम्पल्सिव राइटर भी हूँ इस मामले में। कश्मीर नामा का मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा संस्करण ऐसे ही कुछ आया था, जल्दी जल्दी संस्करण हो गए उसके। तो ऑफिस के कुछ दोस्तों ने कहा कि कॉफ़ी पिलाओ, तो कॉफ़ी हाउस लेके गए और बैठ के हम लोग कॉफ़ी पी रहे थे। तो एक था, हर हर ग्रुप में एक बदमाश होता है हमेशा जो उल्टा बोलता है। तो बोले वे काहे की तुम्हारी नहीं, बेस्ट सेलर में आई थी कश्मीरनामा। तो काहे की बेस्ट सेलर, जो गोडसे का भाषण है ना, मैंने गांधी को क्यों मारा, 20 साल से बेस्ट सेलर बना हुआ है, तो उसका जवाब दो तो कोई बात है। तो मैंने उसी समय कहा कि मैं एक अगली किताब में लिखने जा रहा हूँ, उसने गांधी को क्यों मारा, कह दिया। उसके बाद राजकमल गया हुआ था, तो पूछता ही है जब आपकी एक किताब अच्छी चलती है, कश्मीरी पंडित अच्छी चली थी, तो प्रकाशक भी पूछते हैं अगली किताब क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा उसने गांधी को क्यों मारा लिखने का मूड है। तो उन्होंने कहा तुरंत डील कर लो, ये किताब हम ही छापेंगे। अब मैंने साइन भी कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में था नहीं कि क्या लिखना है। तब तक कोविड आ गया, टाइम ही टाइम था। तो कोविड के टाइम में जम के इस पर रिसर्च किया। उसके बाद कुछ मुझे आर्काइवल मटेरियल मिला, कपूर कमीशन की चीज़ें मिली, कुछ नई चीज़ें मिली, कुछ पुरानी चीज़ें थी। हिंदी में तो खैर कुछ भी नहीं था।
तो बस ऐसे ये बन गई। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि ये किताब गांधी हत्या का तो करती ही है जो करती है, गांधीवाद का भी मुझे लगता है अपने तरीके से परीक्षण करती है। गांधीवाद क्या था, किस तरह से विकसित हुआ, वो भी मुझे लगता है कि उसका परीक्षण करने की मैंने कोशिश की। और अच्छी बात ये है कि युवाओं और छात्रों के बीच में मेरी सबसे पॉपुलर किताब यही है। खूब पढ़ी जाती है, आज भी लगातार पढ़ी जाती है। मैं जहाँ गया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और ये आते हैं, सर आपकी वो किताब पढ़ी है। आसान है, थोड़ा भाषा में आसान है, पतली है थोड़ी। नहीं, गांधीवाद से आपका क्या आशय है? क्या गांधीवाद अभी शेष है भारत में? हाँ, हाँ, गांधीवाद बिल्कुल शेष है, कैसे नहीं शेष है? सारे वाद शेष हैं, कोई बात खत्म नहीं होता। कौन-सा वाद खत्म हुआ है? गांधीवाद क्यों नहीं शेष है? अगर अहिंसा की बात आज भी देश में होती है, अगर आज भी आप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि सच बोलो, अगर आज भी उपवास शुद्धि का भी माध्यम है और दबाव का भी माध्यम है, अगर आज भी सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले लोग हैं, तो गांधीवाद क्यों नहीं है? बिल्कुल है। और मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रासंगिक हो रहा है, ज़्यादा लोग गांधी के करीब आ रहे हैं। मैं देश भर में गांधी पर भाषण देने जाता हूँ और मैं देखता हूँ ज़्यादा युवा आ रहे हैं गांधी के बारे में सुनने के लिए। मेरी ये किताब सबसे ज़्यादा बिकी हुई किताब है। राजकमल ने पिछले साल एक चर्चा कराई थी, पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा बिकी हुई किताबों की, तो उसमें एक किताब ये थी। और मुझे नहीं लगता कि युवाओं के बिना कोई किताब जो है इस तरह से बिक सकती है। युवा पढ़ रहे हैं, मेरा अपना अनुभव है, मैं जहाँ जाता हूँ छात्र मिलते हैं, पढ़ते हैं, बताते हैं। और गांधी पर अकेली यही किताब नहीं है, बहुत सारी किताबें आई हैं इस दौर में और लोग पढ़ रहे हैं जम के। अरविंद मोहन जी की किताबें आई हैं, वो खूब पढ़ी जा रही हैं। तो अगर गांधीवाद खत्म हो गया होता तो फिर गांधी को लोग क्यों पढ़ रहे होते, या गांधी के बारे में क्यों पढ़ रहे होते? गांधी से सीधे सावरकर पर उतरने की हाँ, क्योंकि गांधीवाद के सामने कोई खड़ा हो रहा था उस समय। अगर दो विपरीत विचारधाराएं थीं तो हिंदुत्ववादी राजनीति की विचारधारा थी और गांधी की विचारधारा थी। एक सर्वधर्म समभाव की विचारधारा थी और एक अपने अलावा बाकी धर्मों को दोयम दर्जा समझने की थी। एक जो थी अहिंसा की बात करती थी, दूसरी अहिंसा की बात करती थी। और दूसरा, हमारे यहाँ जो सत्ताधीश हैं, इस समय सत्ता में हैं, वो सावरकर में अपना वैचारिक स्रोत ढूंढते हैं। हिंदुत्व की राजनीति, हिंदुत्व नाम की किताब उनकी आई थी। हिंदुत्व शब्द का लगभग सबसे पहले उन्होंने प्रयोग किया था, उसके पहले भी हुआ था। लेकिन इस तरह से सैद्धांतिक रूप से हिंदुइज़्म या हिंदू धर्म से अलग हिंदुत्व का, वो कहते हैं कि इसका हिंदू धर्म से, हिंदुइज़्म से कोई लेना-देना नहीं है। तो हिंदुत्व की पूरी एक फ़िलॉसफ़ी वो डेवलप करते हैं अपनी किताब में। और वो राजनीति जो आज सत्ताधारी दल है या जो हिंदुत्ववादी दल है, वो उस राजनीति को फ़ॉलो करते हैं। तो मुझे लगा कि सावरकर को समझना भी बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह के तमाशे चल रहे हैं, आप ही के यहाँ एक कार्यक्रम में आया था जिसमें किसी ने कहा कि सावरकर ने माफ़ी माँगी थी, तो नेहरू ने भी माफ़ी माँगी थी, मैंने जवाब दिया था। तो जिस तरह से सावरकर को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, सावरकर की राजनीति को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है, उनके जीवन के बहुत सारे तथ्य झुठलाने की कोशिश की जा रही है, 2-2 खंडों, 3-3 खंडों की किताबें लिखी जा रही हैं। ये साबित करने के लिए कि वो माफ़ीनामे जो थे वो बिल्कुल ठीक थे, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो मुझे लगा कि सावरकर का एक आईना मैं भी दिखा सकता हूँ। नहीं, लेकिन अशोक जी, जब आप समग्रता की बात करते हैं तो प्रश्न ये मेरा उठता है कि गांधी और सावरकर, सावरकर को आप काला पानी और उसके बाद ही क्यों लिखते हैं? काला पानी से पहले सावरकर को क्यों नहीं लिखते? लिखा है, शॉर्ट में लिखा है, मुझे जीवनी लिखनी पड़ती। और मुझे लगता है कि काला पानी से पहले के जो थे, काला पानी और उसके बाद है। और मुझे लगता है कि जो सावरकर हमारे सामने आते हैं, वो काला पानी और उसके बाद के ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिखा नहीं है। मैंने बहुत स्पष्ट लिखा है कि 50 साल जब 1857 के हुए थे, तो लंदन में इंडिया हाउस में उन्होंने 1857 की इसके स्वाधीनता संग्राम को सेलिब्रेट करते हुए कार्यक्रम मनाया था। और ये अपने आप में एक बहुत वीरता की बात थी। अंग्रेजी जो सोर्सेज़ हैं, उस समय के गुप्तचर रिपोर्ट के जो सोर्सेज़ हैं, वो कहते हैं कि 20 लोग आए थे। मेरा कहना है कि 2 लोग भी आए होते, तो अपने आप में बहुत उसकी बात थी। तो 2 सावरकर हैं, एक काला पानी के पहले के और एक काला पानी के बाद के। तो मैंने दोनों पे लिखा है, अगर आप देखेंगे तो मैंने वो लिखा सारा कुछ है। काला पानी और उसके बाद का मतलब कुल मिला-जुला के ये है कि काला पानी में वो सावरकर तैयार होते हैं, जो आज हमारे सामने पेश किए जा रहे हैं। जो पहले वाले सावरकर थे, उनके आदर्श की बात कौन कर रहा है? वो तो लिखते हैं कि उनके ज़माने में, उस ज़माने में हिंदू-मुसलमान संघर्ष का कोई मामला था। आज हिंदुओं-मुसलमानों के लड़ने की कोई बात नहीं। 1857 वाली किताब में लिखते हैं वो। आप 1857 वाली जो उनकी किताब है, मैंने कोट की है बाकायदा। और लिखा तो उन्हीं के समग्र से है, जो उनका समग्र है। मूल स्रोत तो मेरा वही है, उसके अलावा आगे-पीछे के स्रोत मैंने इस्तेमाल किए हैं। तो वो हिस्सा तो कोई सेलिब्रेट ही नहीं कर रहा है। कौन ये बात कर रहा है कि 1857 जो है,
वो हिंदुओं और मुसलमानों की साझा लड़ाई थी। कौन इस बात की बात कर रहा है कि सावरकर के लिए हीरो वो था जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहा था? चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, तात्या टोपे के बारे में अगर उन्होंने शानदार लिखा है, तो अज़ीमुल्लाह खान के बारे में भी शानदार लिखा है। और जो अंग्रेज़ों के साथ था, चाहे वो शिवाजी के वंशज ही क्यों ना हो, सतारा सतारा का जो उनका पूरा खानदान है। देखिए उसके लिए क्या भाषा का उन्होंने उपयोग किया है। तो उनके लिए हीरो जो अंग्रेज़ों के खिलाफ है, विलेन जो अंग्रेज़ों के साथ है। लेकिन ये सावरकर काला पानी के पहले के हैं, जिनको आज सेलिब्रेट नहीं किया जा रहा है। आज सेलिब्रेट किया जाता है हिंदुत्व लिखने वाले सावरकर को, आज सेलिब्रेट किया जाता है हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रत फैलाने वाले सावरकर को, उनको सेलिब्रेट किया जाता है। इसलिए मुझे लगा कि उस पर ज़्यादा लिखने की ज़रूरत है। लेकिन लिखा दोनों है। मैंने यहाँ तक लिखा है कि माफ़ीनामा तो सच है, लेकिन जो पेंशन कहा जाता है, सावरकर को कोई पेंशन नहीं मिलती थी, वो बेकार की बात है। अगर जेल के बाद आपको नज़रबंद रखा जाता था, जिसमें आपको कोई आर्थिक कार्य करने की अनुमति नहीं थी, तो सरकार आपको एक खर्चा देती थी, ताकि आपका जीवन चलता रहे। वो उनको भी मिलता था, बाकी भी बहुत लोगों को मिला है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने कोई प्रोपेगेंडा किया है, तथ्य सारे हैं वहाँ पे। अ, महात्मा गांधी जी की हत्या को लेकर बहुत सारे लोगों का, विशेषकर हाल के दिनों में जो चर्चाएं होती हैं, मेरे प्रश्न का कोई आशय ऐसा नहीं नहीं, है नहीं, कि ठीक है, मैं बिल्कुल। व्यक्तिगत तौर पर क्या सोचता आप हूँ, निश्चिंत लेकिन रहिए, मैं कोई आशय नहीं निकालूँगा उसका। जो सार्वजनिक तौर पे बहुत सारे लोग इस बात का उल्लेख करते हैं कि अगर गांधी जी की शहादत नहीं होती तो गांधी वो गांधी नहीं होते। यानी जो लोग उनकी हत्या को बुरा मानते हैं क्षुब्ध मन से, वो इसलिए मानते हैं कि उनकी हत्या से महात्मा महान हो गए, अन्यथा नहीं होते। जो आज ऐसे लोगों को किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर करना चाहिए, पैसा देना चाहिए और खुद को गोली मरवा लेनी चाहिए, ताकि वो महान बन जाए। कितने लोग हैं दुनिया में जो गोली खाने के बाद महान बन जाएँगे, बताइए मुझे? जो लोग ये कह रहे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट किलर को पैसा दें, गोली मरवाएँ या खुद गोली मार लें और महान बन जाएँ। गोली ने महान बनाया महात्मा को। अगर गोलियों से लोग महान बनते, तो फिर तो बात ही और थी। एक डकैत को भी फांसी हो सकती है, और हमारे भगत सिंह को भी फांसी हुई थी। डकैत तो नहीं महान बनता ना, भगत सिंह महान बनते हैं, क्योंकि 23 साल जो उन्होंने किया वो महान बनाता है। फांसी पे तो गोडसे भी चढ़ा था, महान क्यों नहीं बन गया? बनने की कोशिश उसने भगत सिंह की थी। तरीके वही अपनाए थे कोर्ट के अंदर, लेकिन वो महान नहीं बन सकता। आपने उसने गांधी को क्यों मारा में जो तथ्य दिए हैं, वो क्या बताते हैं? ये बात बार-बार उठती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर उठती है, गोरक्ष पीठ को लेकर उठती है। कितनी सच्चाई आप अपने शोध में क्या पाते हैं? देखिए, अब कोई आपको ऐसा मीटिंग रिकॉर्ड तो मिल नहीं सकता, जिसमें 5 लोग बैठे और उन्होंने गांधी हत्या के लिए कोई प्लानिंग बनाई। क्योंकि ये जो षड्यंत्र होते हैं, इनके रिकॉर्ड तो रखे नहीं जाते हैं। ये तो ज़बानी बातें होती हैं, पत्र होंगे तो फाड़ दिए जाएंगे, गोपनीय संगठन किस तरह से काम करते हैं हम जानते हैं। तो ऐसा कोई सबूत ला पाना कि फला 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 ने मिलकर फला तारीख को कोई योजना बनाई और तब गांधी जी मारे गए, ये तो दुनिया का कोई इतिहासकार नहीं कर सकता। तो ऐसा कोई कॉन्क्रीट सबूत तो किसी के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। लेकिन गांधी के हत्या के जो प्रयास हम देखते हैं, चाहे वो पुणे में पहली बार जो प्रयास हुआ हो वहां से लेके और उनकी हत्या तक के जो 5 या 6 प्रयास हुए हैं, उसमें बहुत साफ दिखाई देता है कि जो लोग सर्वधर्म समभाव वाला कंसेप्ट, आइडिया ऑफ इंडिया वाले कंसेप्ट से सहमत नहीं थे, जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, वो लोग लगातार गांधी के ऊपर हमले कर रहे थे। ये सारे वही संगठन हैं जो बनाना चाहते थे। आप देखिए, आरएसएस कहता है कि गोडसे हमारा मेंबर नहीं था, लेकिन गोडसे का छोटा भाई जब रिहा होता है तो बयान देता है कि हम तो कभी आरएसएस से अलग हुए ही नहीं थे। कपूर कमीशन अपने इस निष्कर्ष पे पहुंचता है कि गांधी हत्या के लिए सावरकर और उनके समूह के अलावा कोई और जिम्मेदार हो ही नहीं सकता। तो ये सारे जो सबूत आते हैं, या फिर गांधी हत्या के बाद जो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, गोरक्षपीठ की आपने बात की, जब उनको गिरफ्तार किया गया था, कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक पत्र है सरदार पटेल को, जिसमें वो कहते हैं कि इन लोगों को राजनीतिक विद्वेष के चलते गिरफ्तार किया गया है, इन लोगों को रिहा कर देना चाहिए। सरदार साहब ने बहुत विस्तार से बताया है कि क्यों गिरफ्तार किया गया है। बताया है कि गांधी हत्या के बाद ये लोग उत्सव मना रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे। अब आप बताइए, किसी की हत्या के बाद उत्सव कौन मनाएगा? मान लीजिए मुझे अभी गोली मार दी जाए आपके आज तक से निकलते हुए, तो खुश कौन होगा? वही ना जो मुझे या तो मरता हुआ देखना चाहता था, या मेरे मरने की साजिश कर रहा था। तो भले ये लोग मरने की साजिश ना कर रहे हों, जिसके सबूत नहीं मिलेंगे, लेकिन मरता हुआ तो देखना चाहते थे, वरना मिठाई कौन हिंदुस्तानी संस्कृति में
किसी की हत्या के बाद मिठाई कौन खाता है भारतीय संस्कृति में, मुझे ये बताइए। पड़ोस में कोई मर जाता है तो खाना नहीं बनता है। आपकी एक नई किताब आई है 20वीं सदी के तानाशाह, उसकी भी बहुत चर्चा रही, वो किताब भी बहुत बिकी। आपकी किताबों के साथ एक सकारात्मक बात ये है कि किताबें आती हैं और लगातार बिकती हैं। जी, आती हैं इसके लिए मैं पाठकों का बहुत-बहुत आभारी हूँ। आती हैं और चर्चा में बनी जी, रहती हैं, और आप लगातार ऐसे विषयों को उठाते हैं जो ज्वलंत भी होते हैं, लेकिन आप उस पर एक अपना अ, तथ्यों के साथ एक पक्ष रखते हैं, भले ही आपसे लोग सहमत हों या असहमत हों। मेरा प्रश्न ये है कि जो भारत की संस्कृति रही है, जिस विरासत की बात लगातार की जाती है कि हिंदू कट्टरपंथी नहीं था कभी, ऐसे कौन से हालात हुए कि जो आज हिंदू तो आदि हैं या हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, वह लगातार इस तरह के विभेद में फंसते चले जा रहे हैं कि वह अपने पूर्वजों को, अपने विचारों को लगातार निरस्त करते जा रहे हैं और नई बातें करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके बारे में ये कहा जा सके कि वो कट्टर नहीं रहा है या जिसके बारे में कहा जा सके कि वो लिबरल नहीं रहा है। हर धर्म की 2 धाराएँ होती हैं, एक लिबरल धारा होती है, एक कट्टर धारा होती है। इस्लाम में सूफीज़्म भी है, जो शांति की बात करता है, सर्वधर्म समभाव की भी कई जगह बात करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सभी धर्मों को एक बराबर मानता है, लेकिन कई बार बात करता हुआ नज़र आता है। कम से कम हथियार चलाता हुआ नज़र नहीं आता है। वहाँ वहाबिज़्म भी है, वहाँ आईएसआईएस भी है। जब कोई भी धर्म पॉलिटिकल एम्बिशंस पाल लेता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएँ पाल लेता है या राजनीति के सहारे सत्ता में पहुँचने का साधन बन जाता है, तो वो कट्टर हो जाता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। जिसको सत्ता पे कब्जा कर जो सत्ता पे कब्जा करने के लिए धर्म का इस्तेमाल शुरू होता है, जो जिसको हम पॉलिटिकल रिलीजन कहते हैं, पॉलिटिकल इस्लाम, पॉलिटिकल हिंदुइज्म जिसको आप हिंदुत्व कहते हैं, पॉलिटिकल क्रिश्चियनिटी, जो भी सत्ता में पहुंचने के लिए धर्म का इस्तेमाल करता है, उसका कट्टर होना बिल्कुल तय है। हमारे समय में ये हुआ कि एक पूरी विचारधारा धर्म का इस्तेमाल सत्ता में पहुंचने के लिए करती है, और जब वो धर्म का इस्तेमाल सत्ता में करने के लिए पहुंचेगी तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि सबसे पहले वो किनसे नफरत करेगी या किनके प्रति नफरत पैदा करेगी, जो दूसरे धर्म के हैं, और उसके बाद अपने धर्म के भीतर ही जो असहमत लोग हैं उनके लिए हिंसा पैदा करेगी। और चूंकि हिंदू धर्म में एक अलग चीज है जो किसी और धर्म में इस तरह से नहीं है, जातिवाद, तो उसके बाद वो अपने ही यहाँ उच्च जाति के वर्चस्व की राजनीति बनकर रह जाती है, और जो तथाकथित दलित जातियां हैं, पिछड़ी जातियां हैं, उनके साथ भी विभेद करना शुरू करती है। विभेद और नफ़रत का सबसे बड़ा अवगुण यही है कि वो किसी एक पर सीमित नहीं रहता है। वो लगातार नए शत्रु की तलाश में होता है। जैसे मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि मान लीजिए हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध जीत लिया होता, तो क्या यहूदियों का ही संहार करके वो रह जाता? हो सकता है उसके बाद मुसलमानों का नंबर आता, हो सकता है उसके बाद हिंदुओं का नंबर आता। क्योंकि आपको जब आपकी तलवार को एक बार खून की प्यास लग गई, तो फिर उसको वैरायटी चाहिए, और दुनिया का इतिहास इसका गवाह रहा है। तो अभी हमारी समस्या यही है कि हमारे धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। हमारा धर्म सत्ता में पहुंचने का एक टूल बना दिया गया है, और जिसके चलते आपको हिंदू धर्म का वो पक्ष दिख रहा है, जिस पक्ष को लेकर ऐसा नहीं है कि वो रहा नहीं है, लेकिन जो पक्ष हमारा प्रमुख पक्ष नहीं रहा है। हमारे यहाँ जो प्रमुख पक्ष रहा है वो उसमें विश्व शांति की बात है, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की बात है। वो सर्वे है, सब, किसी को वो एक्सक्लूड नहीं करता है। तो उसको अलग लाकर, उससे हटाकर हम एक ऐसा धर्म का एक ऐसा रूप पेश कर रहे हैं जो काफ़ी दिक्कत तलब है, और जिसके चलते दुनिया में हमारी छवि भी खराब हो रही है। नहीं, लेकिन धर्म का प्रयोग तो महात्मा ने भी किया था, गांधी जी ने सत्ता में पहुंचने के लिए नहीं किया था, ठीक है, अंग्रेजों से लड़ने के लिए निजी की। जीवन में किया था। आप उसमें, वही मैं आपसे, अंग्रेजों लड़ने के लिए भी नहीं किया था। किसी मंदिर में कभी कोई सभा नहीं की। वो खुद धार्मिक थे, सुबह उठते थे, पूजा करते थे, रात को सोने से पहले वो भजन गाते थे। लेकिन जो शाम को भाषण देते थे, प्रार्थना प्रवचन देते थे, वो धार्मिक भाषण ही सिर्फ नहीं था, वो सर्वधर्म समभाव का भाषण था। उनके धर्म में इस्लाम भी आ जाता था, उनके धर्म में क्रिश्चियनिटी भी आ जाती थी, बौद्धिज्म भी आ जाता था, लेकिन थे सनातनी हिंदू। सनातनी तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन थे हिंदू। सनातन तो उस जमाने में उन लोगों को कहा गया था जो महात्मा के ऊपर हमले कर रहे थे, जो हिंदू धर्म में किसी भी तरह के
बदलाव के खिलाफ थे, जातिवाद के खिलाफ चल रहे किसी भी आंदोलन के खिलाफ थे, किसी भी तरह के लिबरल विचारधारा के खिलाफ जो लोग थे, उनको उस दौर में सनातन कहा गया। बापू के कई चिट्ठियां मिलती हैं जिसमें कहते हैं कि सनातनियों ने अपना विश्ववन और बढ़ा दिया है, लेकिन थे तो वो हिंदू। लेकिन उनका धर्म पॉलिटिक्स में दखल नहीं करता था। किसी मंदिर को उन्होंने जीवन में कभी मुद्दा नहीं बनाया। मंदिर में दलितों के प्रवेश का मुद्दा बनाया। आप तलाशिए, गांधी जी के 1000 फोटो मिलेंगे, मंदिर के पास एक फोटो नहीं मिलेगा, ना मस्जिद के पास मिलेगा, ना चर्च के पास मिलेगा। वो नहीं चाहते थे। लेकिन बनारस की उनकी जो यात्रा थी उसमें काशी विश्वनाथ क्या कहा था उसके बाद? बीएचयू के उद्घाटन के लिए गए थे, वहां क्या कहा था कि मैं काशी विश्वनाथ में गया और जो गंदगी देखी, और दुनिया जब वो गंदगी देखेगी तो क्या हमारे धर्म के प्रति उसकी आस्था बनेगी? कितने लोगों की हिम्मत थी काशी विश्वनाथ पे ये कहने की? आपकी अगली किताब कौन सी होगी? मेरी अगली किताब, 2 किताबें आने वाली हैं। एक तो भगत सिंह पर किताब आएगी, जिसमें बहुत सारे मिथों को मैंने तोड़ा है, बचपन की कहानियाँ जो उनकी सुनाई जाती हैं उसको लेकर, और भी बहुत सारा मेरे पास आर्काइव मटेरियल मुझे मिला है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। हिंसा और अहिंसा और भगत सिंह के बीच में क्या रिश्ता है, उस पर भी मेरी बात है। 23 साल की उम्र में मर गए थे, लेकिन जेल में जिस समय रहे, जो जेल डायरीज लिखी हैं, जो पढ़ रहे थे, जो लिख रहे थे, उससे बहुत सारे इशारे मिलते हैं। तो एक तो मैं उनको खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी किताब फिर से मैं कश्मीर पे लौट रहा हूँ। नेहरू और कश्मीर करके दूसरी किताब आ रही है मेरी। तो मुझे उम्मीद है कि 2026 खत्म होते होते ये दोनों किताबें आ जाएंगी। इस बात की बड़ी चर्चा होती है कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह की फांसी रुक सकती थी। क्यों गांधी जी वायस रहे थे? गांधी जी के चाहने से नमक सत्याग्रह में जिन लोगों को बुरी तरह से मारा पीटा गया था, क्या उनको न्याय मिल पाया था? मजेदार बात यही है कि आप गांधी को इतना सर्वशक्तिशाली समझ सकते हैं, समझ लेते हैं कि अंग्रेजों से जो चाहते वो उनको मिल जाता। अगर ऐसा होता तो 1942 में उनको उस तरह से ठूस के जेल में नहीं भरा जाता, और चर्चिल ये नहीं लिख रहा होता कि बूढ़ा अब तक मरा नहीं। चर्चिल ने क्या लिखा था कि बूढ़ा अब तक मरा नहीं, और जेल में थे तो बाहर लकड़ी का इंतजाम कर लिया गया था कि मर जाएगा तो तुरंत यहीं जला दिया जाए, कि लाश जाएगी तो फालतू में बवाल होगा। तो गांधी आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। दिक्कत ये होती है कि 1946-47 की जो तस्वीरें आती हैं जिसमें माउंटबेटन के साथ दिख जाते हैं, किसी के साथ दिख जाते, अरे भाई उस समय उनको आज़ादी देनी थी, और आज़ादी देनी थी जब तय हो चुका था देश को आज़ाद होना है, तो लीडर कौन थे? सरदार पटेल, नेहरू, मौलाना आज़ाद, गांधी, यही तो लीडर थे। तो इनके साथ बराबरी में बात करनी थी। ये लोग भूल जाते हैं कि साल भर पहले तक तो गांधी उनकी जेल में थे, और गांधी न्यूनतम सुविधाओं के लिए भी लड़ रहे थे। दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि गांधी की आप महानता देखिए, कि गांधी हिंसा में एकदम भरोसा न करने के बावजूद, और भगत सिंह एक हिंसक आंदोलन में जेल गए थे, लोग ये उम्मीद करते हैं कि गांधी जी को भगत सिंह को बचाना चाहिए था, और गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने के लिए जितना हो सकता था उतना किया, पत्र लिखे, सब कुछ किया, और क्या कर सकते थे। और दूसरी तरफ लोगों को ये लगता है कि गांधी जी चाहते तो भगत सिंह बच जाते, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चाहने पे क्यों नहीं बचते? वो तो बड़े प्रिय थे। सावरकर के चाहने पे क्यों नहीं बचते? वो तो अंग्रेजों के बड़े प्रिय थे। इन लोगों ने क्यों नहीं चाहा? एक चिट्ठी ही लिख देते बेचारे। आरएसएस के लोग एक चिट्ठी ही लिख देते, एक जुलूस निकाल देते भगत सिंह के पक्ष में, अगर हिम्मत थी तो भगत गांधी जी बचाते। गांधी ने कोशिश की और वो चिट्ठियां हैं रिकॉर्ड में। आपने क्या किया? जो लोग ये सवाल पूछते हैं उनसे मैं पलट के पूछता हूं कि आपने भगत सिंह को बचाने के लिए क्या किया? आपने सुभाष बाबू के सैनिक जब जेल में थे उनको बचाने के लिए क्या किया? एक चिट्ठी भी लिखी आपने। और जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको गांधी से पूछने का हक क्या है? जिस दिन जिस दिन भगत सिंह को फांसी पर चढ़ाया गया है, उस दिन भी बापू चिट्ठी लिख रहे थे, और बापू की इकलौती मांग नहीं थी। मैं आपको बताऊं, इरविन था उस समय। पंजाब के एक पुलिस ऑफिसर को और ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को मारा था भगत सिंह ने। हमारे लिए वो हीरो है, अंग्रेजों के लिए क्या थे आप समझिए। और पंजाब की पूरी पुलिस मशीनरी खड़ी हो गई थी इस बात के लिए, और इसके दस्तावेजी सबूत है, मैंने अपने किताब में दिए हैं, कि अगर भगत सिंह को छोड़ा गया हम सब इस्तीफा दे देंगे। तो ये इतना छोटा मामला नहीं था। नमक सत्याग्रह के समय में इतनी बुरी तरह से मारा गया था सत्याग्रहियों को। गांधी जी की मांग थी कि उसकी जांच हो और जो पुलिस अधिकारी जिम्मेदार है उनको सजा हो। इन्होंने नहीं मानी, उसकी बात नहीं होती है। गांधी की हर बात नहीं मानी जाती थी, वरना 1914 में आए थे इंग्लैंड से, पहली मांग करते कि हिंदुस्तान आजाद करो, अंग्रेज चले जाते। इतनी बार जेल नहीं जाना पड़ता गांधी जी को। पटेल और नेहरू को लेकर बहुत चर्चाएं इन दिनों होती हैं।
दोनों के बीच विवाद की बात होती है, दोनों की विचारधाराओं की बात होती है। नेहरू वर्तमान में भारत की सभी समस्याओं के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। कम से कम सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ें आप भी देखते होंगे। जो ज़िम्मेदारी लेता है उसको ज़िम्मेदार माना जाता है। कुछ लोग होते हैं किसी चीज़ की ज़िम्मेदारी ही नहीं लेते हैं, तो उनको किसी चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं माना जाएगा। उनके ज़माने में पुल गिर जाएगा तो कहा जाएगा प्रधानमंत्री क्या करेगा? उनके ज़माने में सड़क टूट जाएगी तो कहा जाएगा प्रधानमंत्री क्या करेगा? उनके ज़माने में लोग मर जाएँगे तो कहा जाएगा प्रधानमंत्री क्या करेगा? और कुछ लोग थे जो वाक़ई ज़िम्मेदारी लेते थे, जाके खड़े होते थे, तो वो ज़िम्मेदार तब भी थे, अब भी हैं। अशोक पांडे की वैचारिकी क्या है? पटेल वाली बात पर बात कर ली जाए थोड़ी-सी, वो ज़रूरी जी। थी, आपने बड़ा सवाल पूछा था। देखिए, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू लगभग एक कद के लोग थे। पटेल साहब सीनियर थे, उम्र में बड़े थे वो, काफ़ी बड़े थे, और नेहरू साहब की उम्र थोड़ी कम थी। निश्चित तौर पे दोनों गांधीवादी थे, लेकिन निश्चित तौर पे दोनों के बीच में असहमतियां भी थी। दुश्मनी कभी नहीं रही। कैसे-कैसे झूठ बोले जाते हैं जयप्रकाश भाई। कहा जाता है कि पटेल साहब मर गए तो उनकी अंतिम यात्रा में नेहरू नहीं गए। वीडियो है, और किसी और का नहीं, प्रसार भारती का वीडियो है कि नेहरू जी दिखाई दे रहे हैं। नेहरू जी का पत्र, सरदार पटेल का संसद का वक्तव्य है जब वो माई लीडर जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं। सरदार पटेल एक दिन कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, नेहरू एक दिन कांग्रेस छोड़ के नहीं गए। असहमतियां क्यों नहीं होंगी? अगर पढ़ा लिखा आदमी होगा, देश बन रहा था उस समय, तो किसी भी चीज को लेकर दो लोगों के अलग विचार हो सकते थे, असहमतियां होती थी, लेकिन मिलजुल के फैसले होते थे। हैदराबाद के मामले में आप देखिए, नेहरू पूरी तरह से छोड़ देते हैं कि सारे निर्णय सरदार पटेल लेंगे। चिट्ठियां आती हैं, मार करके सीधे पटेल साहब को भेज देते हैं। तो था आपस में वो तालमेल, जिसके चलते वो साथ में चले। और विवाद कराते कौन लोग हैं जो पूरी पिक्चर में ही कहीं नहीं थे? अभी मैं सवाल पूछने लगूं कि गोलवरकर को जब बनाया गया था सरसंघ चालक, तब क्या आरएसएस में विवाद नहीं था? तब क्या आरएसएस में कई लोग ये कहने वाले नहीं थे कि वो पर्ची खुद ही लिख ली गई है? वहां तो पर्ची सिस्टम चलता है ना। या किसी भी पार्टी का, कम्युनिस्ट पार्टी का उठा लीजिए, किसी पार्टी का उठा लीजिए, क्या नेताओं के बीच में असहमत नहीं होती है? आज क्या असहमत नहीं होती है? हमेशा असहमति होती है। जब तानाशाही होती है तो असहमति दुश्मनी होती है। जब लोकतंत्र होता है तो असहमति संवाद के रास्ते बनाती है। और वो लोकतंत्र था हमारे देश में, हम लकी लोग हैं। आपकी वैचारिकी क्या है? ये आप प्रश्न बताइए, इतनी सारी बात के बाद तो आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ एक फैशन है घोषणा करते चलने की, मैं गांधीवादी हूँ, मैं वामपंथी हूँ। एक समय में मैं भी करता रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी समाज से आया हूँ, यही ट्रेनिंग मेरी थी। मुझे लगता है कि 51 साल मेरी उम्र हो गई, शायद 10 एक साल की सक्रियता तो कम से कम और रहेगी ही। जब मैं लिख पढ़ लूंगा, मतलब जब मेरा हो जाएगा पीरियड खत्म, तब शायद पाठक जो कहेगा कि अशोक पांडे गांधीवादी था, तो मान लेना चाहिए कि अशोक गांधीवादी था। अगर पाठक कहेगा अशोक फ्रॉड था, तो मान लेना चाहिए अशोक फ्रॉड था। और अगर पाठक कहेगा कि अशोक वामपंथी था, तो मान लेना चाहिए पाठक सही है, वामपंथी है अशोक। क्योंकि ऐसी कोई चीज नहीं है, विचारधारा में धारा जुड़ी हुई है, तो वो कहीं रुक जाए ऐसा नहीं है। एक जमाने में मैं एक तरह से सोचता था, एक जमाने में गांधी को लेकर मैं बहुत क्रिटिकल था। फिर मैंने गांधी को पढ़ना शुरू किया। गांधी, अभी ऐसा नहीं है कि गांधी से मैं 100% सहमत हूँ, बहुत सारी चीजें हैं जिन पर मेरी सहमत नहीं है। आर्थिक नीति से मैं उनकी सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं नेहरूवियन ज्यादा हूं। हो सकता है 10 साल बाद कोई और एक धारा मुझे दिखाई दे, हो सकता है 10 साल बाद मुझे इसमें कोई एक नया, लेकिन एक बात बहुत मैं कहना चाहूंगा कि डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और बराबरी, ये तीन ऐसे मेरे जीवन मूल्य हैं जो अब तक तो मैंने नहीं छोड़े हैं। और अगर पतित नहीं हुआ तो आगे भी नहीं छोड़ूंगा। अगर इनको मैंने छोड़ दिया तो मेरी कोई वैचारिकी नहीं है, फिर मैं एक पतित व्यक्ति हूं। और अगर इनके साथ रहा तो मेरी वैचारिकी क्या है वो आप तय कर लीजिएगा। आप सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित हैं अपनी बातचीत को, अपनी बेबाकी को लेकर भी। मेरा एक प्रश्न है कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे आपकी नाराजगी की वजह क्या हो सकती है? नहीं, उन्होंने मेरा कोई सामान नहीं चुराया है, उन्होंने मेरी कोई ज़मीन नहीं चुराई है, मैं आज तक उनसे मिला नहीं हूँ, और वो प्रधानमंत्री हैं, मैं एक सामान्य सा लेखक, मेरी उनसे क्या दुश्मनी हो सकती है? मेरी उनसे क्या दुश्मनी हो मैं सकती है? दुश्मनी की बात नहीं, विचार। मेरी, हाँ, वैचारिक जो असहमति है वो बहुत स्पष्ट है कि आइडिया ऑफ इंडिया जो था हमारे देश का, जो सेकुलर ढांचा था हमारे देश का, जो बराबरी की तरफ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था थी, उसकी धारा उन्होंने पलट दी है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। इसमें बदलाव की गुंजाइश आप देखते हैं और उस नहीं, बदलाव को नहीं। वो राष्ट्र। जिस वैचारिकी से जुड़े हुए हैं, वो आत्ममुग्धता के जिस लेवल पर पहुंच चुके हैं, और जिस तरह की टीम उनकी है, उसके बाद मुझे फिलहाल कोई बदलाव दिखाई नहीं देता। मुझे लगता है कि वो इसी दिशा में चलते रहेंगे।
बदलाव दिखेगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा। चलिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत के लिए जो बेहतरी बिल्कुल। और एक लाइन में कहूं तो हमारा संविधान हमारी विचारधारा है। कोई भी ऐसी विचारधारा जो कहे हम संविधान से ऊपर हैं, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई दीन हो, चाहे कोई भी हो, जहां लोग ये कहें कि 400 आए तो हम संविधान बदल देंगे, या कहें कि हमारा धर्म तो संविधान से ऊपर है, हमारा इस्लाम संविधान से ऊपर है, हमारा हिंदुत्व संविधान से ऊपर है, मुझे लगता है कि वो सब ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें लड़ना पड़ेगा। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। संविधान के अंदर सुधार के तमाम सारे रास्ते हैं, होता रहता है, लेकिन एक भारतीय के रूप में, एक आधुनिक राष्ट्र के नागरिक के रूप में संविधान हमारे लिए एक गाइडिंग लाइट होना चाहिए। मुझे लगता है कि संविधान को लेके तो वर्तमान में सभी की सोच बदली है, आप कह सकते हैं। चाहे वो लोकतंत्र का दबाव हो या जनता के मत का दबाव हो या जनमत का दबाव हो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो अभी सत्ताधारी लोग हैं, उन्होंने भी संविधान को अब बदलने की कभी सोचा हो या सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक बात थोड़ी अलग से की जा सकती है, उसको बहुत लंबा फिर से हो जाएगा बहुत कुछ, लेकिन उसकी मूल भावना का निषेध तो बार बार दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे ड्रैकोनियन जितने कानून हैं, चाहे वो कांग्रेस लेके आई हो, चाहे बीजेपी लेके आई हो, मैं बहुत पार्टी टर्म में बात करना पसंद नहीं करता हूँ। ड्रैकोनियन जितने भी कानून हैं जिसमें पुलिस को असीमित अधिकार दिए जाते हैं, मैं मानता हूं कि संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। चाहे वो किसी जमाने का टाडा रहा हो, चाहे आज के जमाने का पीएससी है। यही सारी चीजें हैं जयप्रकाश भाई, जो तानाशाही की तरफ धीरे धीरे बढ़ाती हैं और जो डेमोक्रेसी के गार्ब में तानाशाही को पैदा करती हैं। जब कड़े कानून की बात होती है, आप देखिए निर्भया कांड होता है, कड़े कानून की बात होती है। कड़े कानून से क्या होता है? दुनिया भर के अध्ययन बताते हैं कि कड़े कानून होने पर जो रेट होता है लोगों को पकड़े जाने का, कन्विक्शन का रेट होता है, वो कम होता जाता है। मैं कह रहा हूं कि एक रेपिस्ट को 5 साल की सजा हो, 10 साल की सजा हो, लेकिन अगर 100 में से 90 रेपिस्ट को सजा हो तो ये ज्यादा हमारे लिए सफल सिस्टम है, बजाय इसके कि सजाए मौत हो लेकिन 100 में से 2 को ही हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ये इतना सीधा मामला नहीं है। संविधान के भीतर ही इतने सारे प्रावधान है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जिस तरह का शासन होगा उस तरह का ही संविधान होगा। हम बातचीत कर रहे हैं, अब इस बातचीत में इतने प्रावधान हैं कि हम जाने क्या क्या कर सकते हैं। वो तो हमें आपको तय करना है कि हम एक डिग्निटी मेंटेन रखेंगे। अगर हम गाली गलौज शुरू कर दें तो शायद हिट हो जाएगा, लेकिन वो डिग्निटी हमें मेंटेन करनी होती है। अशोक जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार आपका। आपने साहित्य तक को समय दिया। मैं समझता हूं कि हमारे दर्शकों को हमारी बातचीत से यह आभास हो रहा होगा कि अशोक कुमार पांडे की निर्मित ऐसी क्यों हुई, क्यों इनके विचार इस तरह के हैं। आपके मन में कोई प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले सप्ताह मैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ फिर मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें। बातें मुलाकातें में समय देने आपका के भी लिए बहुत 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 आभार मुझे बुलाने के लिए और इतनी मजेदार बातचीत करने के लिए। बहुत शुक्रिया।